कभी सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ाते हुए धूल और धूप से जूझता एक नौजवान, रात में किताबों से जूझता वही नौजवान, और आखिरकार नीट यूजी 2025 में 552 अंकों की धमाकेदार सफलता। मोहम्मद सुहेल की कहानी सिर्फ इम्तिहान पास करने की नहीं, बल्कि हालात को चुनौती देने और अपने हौसलों से जीतने की कहानी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहने वाले 23 वर्षीय सुहेल ने तीसरे प्रयास में नीट परीक्षा पास कर दिखा दी है कि अगर जज्बा सच्चा हो तो किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सुहेल न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि अपने गांव में भी 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने वाले पहले युवक बने हैं। घर में पढ़ाई के लिए एक कोना तक नहीं था तो उनके शिक्षक ने अपना कमरा पढ़ाई के लिए दे दिया। परिवार ने हौसला बढ़ाया और सुहेल ने अपने हौसले को मंजिल तक पहुंचा दिया। मैंने खुद से एक ही वादा किया था, जो शुरू करूंगा उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। सुहेल की यही जिद आज सैकड़ों युवाओं के लिए मिसाल है। संसाधनों की कमी, आर्थिक तंगी और हालात की मुश्किलों के बावजूद सुहेल ने साबित कर दिया, मेहनत के आगे कोई भी रुकावट टिक नहीं पाती। मुजफ्फरनगर की मिट्टी ने आज एक ऐसे सितारे को जन्म दिया है जिसने यह बता दिया है कि सपना बड़ा हो तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। मोहम्मद सुहेल की यह कामयाबी सिर्फ उनका निजी कीर्तिमान नहीं, बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए उम्मीद की रोशनी है जो हालत के अंधेरे से लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। सुहेल, आपने नेट परीक्षा पास की है, कितने अंक आए हैं और कब से आप प्रयास कर रहे थे? जी, मेरे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 552 और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। किस तरह से तैयारी करते थे? ये था कि जब हमारी 12th हो गई थी तो हमें न तो नीट के बारे में पता था कि नीट होता है या फिर हमें MBBS करनी है, इसका हमें तो गुमान था ही नहीं कि हमें MBBS करनी है। तो मेरे जो बड़े भाई हैं और मैं और हमारी दोनों की एक साथ 12th हुई थी, पर घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि दोनों को एक साथ एडमिशन दिला दें। मम्मी का यही था कि इसको मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई करानी है तो कोई भी छोटी मोटी डिग्री करा देंगे डॉक्टर की। तो उस साल बड़े भाई जो हैं उनको एडमिशन दिला दिया था BCom में, और मेरा वो साल खाली था कि इसको अगले साल दिला देंगे। तो उस साल ये कि मैं एक साल खाली है तो क्या करें, तो घर को सपोर्ट करने के लिए उस साल मैंने रिक्शा भी चलाया। तो फिर मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई, मोहम्मद फरमान। उन्होंने मुझे नीट के बारे में बताया कि इस तरह एक नीट का एग्ज़ाम होता है, अगर आप इसमें अच्छे नंबर लेकर आ जाते हो तो गवर्नमेंट जो है वो MBBS आपको लगभग फ्री करा के देती है। तो मुझे लगा कि यार अगर डॉक्टर बनना ही है तो ऐसा डॉक्टर बनो ना जिसके ऊपर डॉक्टर ही ना हो, MBBS डॉक्टर बनना है। तो मैंने उस टाइम ठान ली थी कि यार करना तो MBBS ही है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो आप रिक्शा चलाते हुए पढ़ते थे जी, MBBS की तैयारी कर रहे थे रिक्शा चलाते थे जी। तो मतलब जो बच्चे कई बार जो है ना मनोबल टूट जाता है, लेकिन आपका जिस तरह का संघर्ष है पढ़ाई के प्रति, अगर घर के हालात कमजोर थे तो आपने रिक्शा चलाई लेकिन पढ़ाई बरकरार की, वो क्या सीख लें आपसे? यही है कि मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, आज के टाइम में आप ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार अगर आपको तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बहुत लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आज का टाइम वो नहीं है। वो पहला टाइम था कि अगर आपको 2-3 लाख रुपए आपकी जेब में होंगे तब आप बाहर जाओगे, नीट की कोचिंग करोगे, JEE की कोचिंग करोगे। आज के टाइम में बच्चा अगर पढ़ने वाला है, सच में है, तो वो घर बैठकर 3-4-5 हज़ार रुपये में भी ऑनलाइन पढ़ सकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं और उस क्वालिटी का देते हैं। मैंने खुद देखा है कि ऑनलाइन में वो क्वालिटी है जो आज के टाइम में ऑफलाइन, काफ़ी जगह ऑफलाइन में भी नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने अब तक ऑनलाइन ही पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार मैं कर सकता हूँ, तो फिर ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास मटेरियल नहीं है, ये सारे फिर एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। ऑनलाइन तैयारी की आपने, कब से तैयारी कर रहे थे? बस जब मेरी 12th हो गई थी मैं तभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th में कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका? 12th में तो वैसे ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं मेरा, 70% मेरे 12th में थे और मैं हिंदी मीडियम से था। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही इस जर्नी की, क्योंकि मैं पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आप बंदा हिंदी में पढ़ रहा है सारा सामान सब कुछ। और जैसे ही मैंने नीट की तैयारी शुरू की तो मुझे पता चला कि अगर आपको MBBS करनी है तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर आप आप इंडिया में ही देख लो, जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में जाना ही पड़ेगा। तो वो मेरे लिए सबसे हार्ड फेज़ था
कि मुझे हिंदी से कन्वर्ट हो के जो मैं 12 साल से पढ़ता आ रहा हूँ वो सब कुछ मुझे छोड़ के अब इंग्लिश में पढ़ना है। उसके लिए मैंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया मैंने काफ़ी टाइम तक, मुझे क्योंकि इंग्लिश तो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ था और हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल, तो सबको पता है कि हालत क्या रहती है स्कूलों की। तो किस तरह की कठिनाई आपके सामने आई, फिर इंग्लिश को कैसे आपने कवर किया इस बीच? बस यही था कि कठिनाई तो फाइनेंशियल तो थी, उसके साथ साथ प्रॉब्लम हिंदी इंग्लिश की भी आ गई थी कि लैंग्वेज को भी ट्रांसफ़र करना है। तब मैंने क्या किया, जैसे लेक्चर मैंने चलाया तो टीचर बोल रहे हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार क्या बोल रहे हैं। तो शुरू में मैंने क्या किया, एक नोटबुक बना ली अपनी, उसमें जो भी नए नए वर्ड आए उसको लिखा। दिन में 30 40 50 वर्ड्स मिल गए। ऐसे करते करते 4-5-6 महीने लगे कि यार हाँ आज भी नए वर्ड से ये सीखे, आज ये सीखे, आज ये सीखे। 5-6 महीने के बाद माशाल्लाह ऐसा कन्वर्जन हुआ कि कहीं पता ही नहीं चला कि मैं हिंदी मीडियम से था। मेरी इंग्लिश मतलब अब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है कि मुझे हिंदी समझ नहीं आती। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है और भाई क्या करते हैं? मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, पापा जो हैं वो रिक्शा ही चलाते हैं, जो मैंने चलाई थी वही रिक्शा चलाते हैं वो। और जो एक छोटा भाई है वो कारपेंटर का काम करता है। और बड़े भाई जो हैं मतलब उनका भी कोई मतलब कांस्टेंट काम नहीं है, वो जो भी मिल जाता है बस कर लेते हैं। आप पहले जैसे तो बंदे बनेंगे एक परिवार। जी, मेरे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 552 552 और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। किस तरह से तैयारी करते थे? यही था कि जब हमारी 12th हो गई थी तो हमें ना तो नीट के बारे में पता था कि नीट होता है या फिर हमें एमबीबीएस करनी है, इसका हमें तो गुमान था ही नहीं कि हमें एमबीबीएस करनी है। तो मेरे जो बड़े भाई हैं और मैं और हमारी दोनों की एक साथ 12th हुई थी, पर घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि दोनों को एक साथ एडमिशन दिला दें। मम्मी का यही था कि इसको मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई करानी है तो कोई भी छोटी मोटी डिग्री करा देंगे डॉक्टर की। तो उस साल बड़े भाई जो हैं उनको एडमिशन दिला दिया था बीकॉम में, और मेरा वो साल खाली था कि इसको अगले साल दिला देंगे। तो उस साल ये कि मैं एक साल खाली है तो क्या करें, तो घर को सपोर्ट करने के लिए उस साल मैंने रिक्शा भी चलाया। तो फिर मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई, मोहम्मद फरमान। उन्होंने मुझे नीट के बारे में बताया कि इस तरह एक नीट का एग्ज़ाम होता है, अगर आप इसमें अच्छे नंबर लेकर आ जाते हो तो गवर्नमेंट जो है वो एमबीबीएस आपको लगभग फ्री करा के देती है। तो मुझे लगा कि यार अगर डॉक्टर बनना ही है तो ऐसा डॉक्टर बनो ना जिसके ऊपर डॉक्टर ही ना हो, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। तो मैंने उस टाइम ठान ली थी कि यार करना तो एमबीबीएस ही है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो आप रिक्शा चलाते हुए पढ़ते थे जी, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे रिक्शा चलाते समय जी। तक। तो मतलब जो बच्चे कई बार जो है ना मनोबल टूट जाता है, लेकिन आपका जिस तरह का संघर्ष है पढ़ाई के प्रति, अगर घर के हालात कमजोर थे तो आपने रिक्शा चलाई लेकिन पढ़ाई बरकरार की, वो क्या सीख लें आपसे? यही है कि मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, आज के टाइम में आप ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार अगर आपको तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बहुत लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आज का टाइम वो नहीं है, वो पहला टाइम था कि अगर आपको 2-3 लाख रुपए आपकी जेब में होंगे तब आप बाहर जाओगे, नीट की कोचिंग करोगे, जेईई की कोचिंग करोगे। आज के टाइम में बच्चा अगर पढ़ने वाला है, सच में है, तो वो घर बैठकर 3-4-5 हज़ार रुपये में भी ऑनलाइन पढ़ सकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं और उस क्वालिटी का देते हैं। मैंने खुद देखा है कि ऑनलाइन में वो क्वालिटी है जो आज के टाइम में ऑफलाइन, काफ़ी जगह ऑफलाइन में भी नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने अब तक ऑनलाइन ही पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार मैं कर सकता हूँ, तो फिर ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास मटेरियल नहीं है, ये सारे फिर एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। ऑनलाइन तैयारी की आपने, कब से तैयारी कर रहे थे? बस जब मेरी 12th हो गई थी मैं तभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th में क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका? 12th में तो वैसे ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं मेरा, 70% मेरे 12th में थे और मैं हिंदी मीडियम से था। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही इस जर्नी की, क्योंकि मैं पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आप बंदा हिंदी में पढ़ रहा है सारा सामान सब कुछ। और जैसे ही मैंने नीट की तैयारी शुरू की तो मुझे पता चला कि अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर आप आप इंडिया में ही देख लो, जो सबसे सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में जाना ही पड़ेगा। तो वो मेरे लिए सबसे हार्ड फेज़ था कि मुझे हिंदी से कन्वर्ट हो के जो मैं 12 साल से पढ़ता आ रहा हूँ वो सब कुछ मुझे छोड़ के अब इंग्लिश में पढ़ना है। उसके लिए मैंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया मैंने काफ़ी टाइम तक, मुझे क्योंकि इंग्लिश तो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ था और हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल, तो सबको पता है कि हालत क्या रहती है स्कूलों की। तो किस तरह की कठिनाई आपके सामने आई, फिर इंग्लिश को कैसे आपने कवर किया इस बीच? बस यही था कि कठिनाई तो फाइनेंशियल तो थी, उसके साथ साथ प्रॉब्लम हिंदी इंग्लिश की भी आ गई थी कि लैंग्वेज को भी ट्रांसफ़र करना है। तब मैंने क्या किया, जैसे लेक्चर मैंने चलाया तो टीचर बोल रहे हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार क्या बोल रहे हैं। तो शुरू में मैंने क्या किया, एक नोटबुक बना ली अपनी, उसमें जो भी नए नए वर्ड आए उसको लिखा। दिन में 30 40 50 वर्ड्स मिल गए। ऐसे करते करते 4-5-6 महीने लगे
कि यार हाँ आज भी नए वर्ड से ये सीखे, आज ये सीखे, आज ये सीखे। 5-6 महीने के बाद माशाल्लाह ऐसा कन्वर्जन हुआ कि कहीं पता ही नहीं चला कि मैं हिंदी मीडियम से था। मेरी इंग्लिश मतलब अब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है कि मुझे हिंदी समझ नहीं आती। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है और भाई क्या करते हैं? मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, पापा जो है वो रिक्शा ही चलाते हैं, जो मैंने चलाई थी वही रिक्शा चलाते हैं वो। और जो एक छोटा भाई है वो कारपेंटर का काम करता है। और बड़े भाई जो हैं वो मतलब उनका अभी कोई मतलब कांस्टेंट काम नहीं है, वो जो भी मिल जाता है बस कर लेते हैं। आप पहले जैसे बंदे बनेंगे एक परिवार में